बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, मैट्रिक और केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 11 है हाइड्रोजन एंड वाटर। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे, उसका पार्ट 2 देख लीजिए। पार्ट 2, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। तो पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा भाई, वो पार्ट 1 देख लीजिए। बहुत ज़्यादा जो है बच्चे इस बारे में बोल रहे हैं। सिंटेक्स बुक सिंध में बता दूं आपको, होपफुली जिन्होंने 9th की केमिस्ट्री को देखा है वही मैट्रिक की केमिस्ट्री को सेम देखेंगे। ये मैट्रिक वालों के लिए इस साल, अगले साल मैट्रिक वालों की भी जो है ना वो न्यू बुक आ जाएगी, न्यू चैप्टर्स आ जाएंगे, न्यू टॉपिक्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि मैट्रिक में जो अभी मौजूद हैं, आए हैं अभी उनको तो जो है वो न्यू बुक नहीं देखने की ज़रूरत है, पुरानी बुक से ही मामला उनका करवाया जाएगा, ये मेरा ख्याल है। ठीक है, कंफर्म नहीं है, वो तो पता लग जाएगा। बहरहाल सेकंड प्रॉपर्टी उसने बोला एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन की जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। अब यहाँ पर जो केमिकल इक्वेशन दी हुई है ना, वहाँ पर ये देखें, इसमें लिखा है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जब ये मिलेगा तो प्योर कॉपर मिल जाएगा आपको, और इसके साथ जो है वो आपको H2O मिल जाएगा। ये सारी तफसील यहाँ पे लिखी हुई है। इसके साथ छोटा सा S लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये सॉलिड है। ठीक है, और इसके साथ छोटा सा G लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस है। उसके साथ इसके साथ सॉलिड लिखा हुआ है, ये कॉपर सॉलिड है। और ये क्या है, H2O के साथ हमारे साथ लिखा हुआ है छोटा सा G, मतलब ये गैस है। गैस नहीं, गैशियस फॉर्म में, यानी कि वेपर्स फॉर्म में है ये। ठीक है, अब यहाँ पर इसको समझने के लिए कि रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन को क्यों कहा जा रहा है, ज़रा पहले इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। इसके लिए ज़रा केमिकल बॉन्डिंग को रिकॉल कीजिए। कॉपर के पास अगर हम देखें ना, इसके पास इसका एटॉमिक नंबर है 29 कॉपर का, और इसका वैलेंस शेल अगर हम देखते हैं ना, लास्ट शेल, जिनकी केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर अच्छी ग्रिप है वो ये समझ रहे होंगे, जो इनका लास्ट शेल है वैलेंस शेल, उसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गई बात? इसको अपने आप को बैलेंस करना है कॉपर को, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा तो यकीनन ये फिर कौन सा बॉन्ड बनाएगा कॉपर, ये जो है हमारे पास ये बनाएगा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन को देख लेते हैं। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, एक यहाँ और एक यहाँ। पेयरिंग जब ही मुकम्मल होगी, कॉपर ने बोला भाई मेरे लास्ट शेल के अंदर वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हुए हैं, तुम ले लो। ऑक्सीजन ने बोला चलो दे दो, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास ये आ गए, स्टार बना के इसके इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ, ये मामला हो गया ऑक्सीजन का। और ये लेन देन करने के लिए कॉपर का एटम और ऑक्सीजन का एटम एक दूसरे के नज़दीक है। ये याद रहे कि ज़रा होशियार रहिएगा, कॉपर की 2 वैलेंसीज़ हैं। ये जो है हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल हमारे पास पीरियोडिक टेबल में उन मेटल्स को कहा जाता है जिनकी वैलेंसी एक नहीं होती, फिक्स नहीं होती, डिफरेंट होती है। इसकी वैलेंसी जो है वो 1 भी है, ये कॉपर 1 भी है। ये इस तरह से लिखा होता है, CU ब्रैकेट के अंदर ये कैपिटल I या रोमन 1 जो है, दूसरा जो है वो CU और ये 2 लिखा होता है। ध्यान से सुनिएगा, डिफ़िकल्ट बात है। तो ये कॉपर 2 जो है ये यहाँ पर यूज़ हो रहा है। असल में ये कौन सा कॉपर है जिसकी वैलेंसी 2 का मतलब जिसकी वैलेंसी 2 है, वैलेंसी का मतलब जिसके लास्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। तो कॉपर 2 के 2 इसीलिए कहा जा रहा है इस कॉपर को क्योंकि इसके लास्ट शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ट्रांसफ़र करेगा और आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। ये जो कॉपर है हमारे पास 1 का मतलब है कि इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गई बात? अब ज़रा ऑक्सीजन को कंपेयर करें ना, ऑक्सीजन के पास लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो यहाँ पर ये लेन देन हो जाएगा और आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। अब होता क्या है, अब रिड्यूसिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट को ज़रा आप समझ लीजिए। रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या होता है, वो एजेंट होता है, बोलता है भाई साहब मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ,
डोनेट कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। हाइड्रोजन इस काम में बड़ा माहिर है, ज़बरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसको भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, हाइड्रोजन बोलता है ठीक है आप मुझसे 2 काम कर लीजिए। हाइड्रोजन वो बोलता है या तो मेरे साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लीजिए या इलेक्ट्रॉन्स मैं आपको दे ही देता हूँ। तो इसकी बड़ी ज़बरदस्त एफिनिटी है, मतलब इसको बड़ी जो है ना मोहब्बत है इलेक्ट्रॉन्स देने से। तो ऐसी चीज़ें जो कि इलेक्ट्रॉन्स देना चाहती हैं दूसरों को, ये लो वही इलेक्ट्रॉन्स ले लो, शेयरिंग की सूरत में या ट्रांसफ़र की सूरत में, आयोनिक बॉन्ड की सूरत में या कोवलेंट बॉन्ड की सूरत में, उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीजन जो ये कॉपर के साथ आया था, क्यों आया था? इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर में ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड थी ऑक्सीजन को, इसको, इसीलिए ऑक्सीजन कॉपर के पास आ गया। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को बोला भाई ऐसा करो मैं तुम्हें दे देता हूँ इलेक्ट्रॉन, कॉपर का साथ छोड़ दो। इसके लिए इसने बोला मैं ऐसे तो साथ नहीं छोड़ सकता, ऑक्सीजन ने कहा हाइड्रोजन को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता कॉपर को। उसने बोला ठीक है, फिर हमारे पास एक चीज़ है, हम आपका साथ छुड़वा देते हैं, और वो है टेम्परेचर। इसको जब हीट दी जाएगी, टेम्परेचर कंपेल करेगा कि ये अलग हो जाएं, ठीक है, टेम्परेचर कंपेल करेगा कि ये अलग हो जाएं, मजबूर करेगा इनको ये अलग हो जाएं, और उसके बाद ये अलग हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन जो है फिर इसके साथ क्या करेगा, बोलेगा ऑक्सीजन अब मेरे पास आ जाओ, ऑक्सीजन अब मेरे पास आ जाओ, मैं आपका मसला हल कर देता हूँ। अब हाइड्रोजन के भी ज़रा आप वैलेंस शेल को देख लीजिए। हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये H2 है, मतलब 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के एटम है। उसने बोला कोई मसला नहीं, हाइड्रोजन ने बोला कोई मसला नहीं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो मैं अपने एक दोस्त को भी बुला लेता हूँ, दूसरा हाइड्रोजन का एटम भी आ गया। तो 2 हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर आ गए ये, और इन 2 हाइड्रोजन के एटम ने इसका मसला हल कर दिया ऑक्सीजन का, जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड थी। यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बना था वो आयोनिक बना था, ट्रांसफ़र हुआ था इलेक्ट्रॉन का। लेकिन यहाँ पर अब जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के 2 एटम्स और 1 ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान, ये जो बॉन्ड बनेगा ये कोवेलेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के एटम के पास है ही 1 इलेक्ट्रॉन, वो इसकी कोशिश होती है इलेक्ट्रॉन दिया ना जाए बल्कि शेयरिंग कर ली जाए। तो समझ में आ गई बात? तो अब ये केमिकल इक्वेशन समझ में आ रही है आपको? जब ये हाइड्रोजन इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये बन जाएगा वाटर। ये लेन देन करने के लिए नज़दीक तो आएंगे ना, टेम्परेचर ने इनको अलग अलग कर दिया कॉपर और ऑक्सीजन के एटम को। उसी वक्त हाइड्रोजन आगे आ गया 2 एटम, और उन्होंने ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करा दी, वाटर बन गया वेपर्स की फॉर्म में। कॉपर का क्या हुआ? कॉपर का सिंगल एटम अलहदा हो गया, मतलब कॉपर आपको सॉलिड फॉर्म में मिल गई। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से हाइड्रोजन ने रिड्यूसिंग एजेंट का किरदार अदा किया, इलेक्ट्रॉन देने वाले का किरदार अदा किया, इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले का किरदार अदा किया। समझ में आ गई बात? अच्छा, और क्या है इसके अंदर? इसके अंदर एक और जो है हमारे पास ट्रांजिशन मेटल एक और है, दूसरी जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, ज़रा उसको भी देख लीजिए। दूसरी हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पर क्या है? ये टंगस्टन का सिंबल है, टंगस्टन, ठीक है, इसको कहते हैं टंगस्टन ट्राई ऑक्साइड। ये किस फॉर्म में है? ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक हो गया भाई। इसके साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, 6 हाइड्रोजन के एटम, 3 2 6, और क्या बनेगा इसके साथ? इसके साथ टंगस्टन जो है वो सॉलिड फॉर्म में अकेला हो जाएगा, और 3 जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। अब ज़रा ध्यान लगाइएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। टंगस्टन जो है ये भी हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है, इसकी वैलेंसी भी फिक्स नहीं है, इसके भी लास्ट शेल के अंदर या वैलेंस शेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद फिक्स नहीं होती। लास्ट शेल और पेन अल्टीमेट शेल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास टंगस्टन है, इसके साथ ब्रैकेट में लिखा होगा 6 रोमन में, ये वो वाला टंगस्टन है, इसको कहते हैं टंगस्टन ट्राईऑक्साइड। अब यहाँ पर ज़रा बात को समझने की ज़रूरत है कि टंगस्टन 5 भी होगा, टंगस्टन 4 भी होगा, 3 2 1 भी होगा। तो समझ जाइए कि ये जो मुख्तलिफ वर्जन हैं टंगस्टन के, इनकी वैलेंसी अलग 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 है। यहाँ पर जो एक टंगस्टन का है इसकी वैलेंसी 6 है,
मतलब इसके पास लास्ट शेल्स में, नॉट शेल, शेल्स में आखिर में जो है हमारे पास इसकी पोजीशन क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन है। ये अकेला 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी के साथ शेयर करके या ट्रांसफ़र करके, ट्रांसफ़र तो नहीं, शेयर करके ये उसका मसला हल कर सकता है। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 79 है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, सॉरी 74 है, टंगस्टन 74 है। इसका लास्ट शेल टंगस्टन का बना देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, फ़िलहाल आपको 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे वैलेंस शेल में जो अनपेयर्ड पड़े हुए हैं, लेकिन इसके नीचे भी है। मैंने कहा ना पेन अल्टीमेट शेल, लास्ट शेल से पहले वाला शेल भी जो है वहाँ पर भी कुछ मामला है, वहाँ पर भी जो है वो कंप्लीट नहीं है, वो भी इनकम्प्लीट है। तो वैलेंस शेल के साथ साथ पेन अल्टीमेट शेल यानी कि सेकंड लास्ट शेल जो है वो भी इनकम्प्लीट है। तो इस हिसाब से इसकी वैलेंसी बन जाती है 6। अब 6 का जिक्र क्यों किया है? अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम है। आपको पता है एक एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, अभी मैंने बताया। दूसरा ऑक्सीजन का एटम होगा, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तीसरा जो होगा उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। 3 एटम्स को जो है वो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। ये अकेला काफ़ी है। इसने बोला मेरे साथ आ जाओ भाई, मैं आपकी नीड पूरी कर देता हूँ 6 इलेक्ट्रॉन्स की। 3 ऑक्सीजन के एटम इसके साथ लग गए और ये बन गया टंगस्टन ट्राईऑक्साइड। यहाँ तक समझ लिया आपने। अब ज़रा यहाँ पर ये हाइड्रोजन जब आता है आगे, हाइड्रोजन जब आता है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन बोलता है मैं आपकी नीड पूरी कर देता हूँ। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ी मोहब्बत है इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ। वो बोलता है मैं नीड पूरी कर देता हूँ। ऑक्सीजन बोलेगा मैं तो नहीं आ सकता अभी, यहाँ तो मैं आया था लेन देन करने के लिए इस टंगस्टन के साथ, तो लेन देन तो इलेक्ट्रॉन्स का हो गया, लेकिन अब एक फोर्स जनरेट हो गई है जिसने मुझे बांध दिया है इस टंगस्टन के एटम के साथ। उस फोर्स का नाम है केमिकल बॉन्ड। अब मैं अलग नहीं हो सकता। हाइड्रोजन ने कहा चलो तुम्हें अलग कर देते हैं हीट प्रोवाइड करके। यहाँ पर भी हीट ने अपना किरदार अदा किया। हीट जब प्रोवाइड की गई तो फाइनली ये अलग हो गया। और अलग होने के बाद फिर क्या हुआ, क्योंकि 3 एटम हाइड्रोजन के अलग हुए हैं, ज़रा ध्यान लगाइएगा, 3 एटम। तो 3 एटम, एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड हैं उनको पेयर बनाना है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर 6 हाइड्रोजन के एटम अपना किरदार अदा करेंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एटम जो है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा उसके पास एक, तीसरा उसके पास एक, चौथा उसके पास एक, पाँचवा उसके पास एक, छठा उसके पास एक। 6 हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर लगेंगे और इस तरह हाइड्रोजन जो है अपना रिड्यूसिंग एजेंट का किरदार अदा करेगा। ठीक हो गया। अब हाइड्रोजनेशन देख लेते हैं। हाइड्रोजनेशन, सुबह सुबह का वक्त है, स्कूल्स खुल चुके हैं और मुझे स्कूल भी जाना है। नमाज़ पढ़ ली है फजर की, अभी काफ़ी काम है, इसलिए जल्दी जल्दी ये मैं बना दूं। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये तीसरा रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद अदर मेटल्स, विद अदर सब्सटेंसेस, विद अदर्स। हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, मिल जाना, शामिल हो जाना दूसरे किसी सब्सटेंस के साथ, इसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस जिसमें हाइड्रोजन जो है किसी के साथ शामिल हो रहा है। समझ आ रही है बात? तो अगर पिछले वाले आप एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की 2 केमिकल इक्वेशन देखें ना, उसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ शामिल हो रहा है, तो वो भी हाइड्रोजनेशन ही है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो हमारे पास एग्जाम्पल दी है इसको भी ज़रा ध्यान से देखिए। 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी हैं, मैं बारी बारी जो है वो तीनों को एक्सप्लेन करता हूँ। पहली हमारे पास क्या है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये गैस है, इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है। यहाँ पर इसको रिएक्ट करवाने के लिए, इसको रिएक्ट करवाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करवाने के लिए आपको 3 कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। 3 में से कोई एक, या तो जिंक ऑक्साइड होगा या क्रोमियम ऑक्साइड होगा। क्रोमियम जो है ये भी बता दूं आपको, Cr क्रोमियम, ये भी हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है और इसकी वैलेंसी भी जो है वेरिएट करती है। तो घबराइएगा मत, Cr के साथ अगर ये 3 लिखा हुआ हो
2 लिखा हुआ हो, 1 लिखा हुआ हो, तो समझ जाइएगा इसकी वैलेंसी जो है वो 1 2 3 है। यहाँ पर जो क्रोमियम इस्तेमाल हो रहा है वो ये इस्तेमाल हो रहा है जिसकी वैलेंसी 3 है इसमें। बहरहाल क्रोमियम हमारा टारगेट नहीं है यहाँ पर, ये तो सिर्फ बताया गया है कि एज अ कैटलिस्ट का किरदार अदा कर रहे हैं यहाँ पर। या तो जिंक ऑक्साइड आपको चाहिए या फिर आपको क्रोमियम ऑक्साइड यहाँ पर चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या है इसके अलावा 3 उसने और कैटलिस्ट बोले हैं। एक तो प्लाटिनम को बोला है, दूसरा पैलेडियम को बोला है, और तीसरा उसने बोला है निकल को। निकल कैटलिस्ट होते क्या हैं, ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एक तो जिंक ऑक्साइड बता दिया, क्रोमियम ऑक्साइड बता दिया, या मैंने आपको बता दिया प्लाटिनम को इस्तेमाल करें, पैलेडियम को इस्तेमाल करें या निकल को इस्तेमाल करें। ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। वो केमिकल कंपाउंड्स जो कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं लेकिन केमिकल रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनते, केमिकल रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनते, उसकी स्पीड को सिर्फ बढ़ा देते हैं, उनको कैटलिस्ट कहा जाता है। तो ये जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल यहाँ पर ये किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इस तरह से आपस में रिएक्ट कर लेंगे ये, और उसके नतीजे में क्या बनेगा, यहाँ पर जो है वो मिथाइल अल्कोहल बनेगा, CH3-OH, ये बनेगा मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। समझ में आ रही बात? अच्छा, सिर्फ इन कैटलिस्ट से बात नहीं बनेगी कि वो आप इनको शामिल कर दें, यहाँ पर आपको टेम्परेचर और प्रेशर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 400 डिग्री सेंटीग्रेड आपको जो है वो टेम्परेचर देना पड़ेगा, और हाई प्रेशर जो है वो यहाँ पर चाहिए। इतनी आसानी से ये रिएक्शन नहीं होगा, हाई प्रेशर चाहिए आपको, और टेम्परेचर कितना रखना है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और इन कैटलिस्ट को इस्तेमाल करना है, तब जाके हाइड्रोजन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। दूसरी केमिकल इक्वेशन देख लीजिए। ये सेकंड केमिकल इक्वेशन आ गई ये इथेन है, CH2 डैश, डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पर CH2, इसको कहते हैं ईथीन। ईथीन जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ईथीन एक गैस है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है। अगर ये जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, यहाँ पर इसके इथेन के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ अगर ये रिएक्ट करेगी तो ऐसे रिएक्ट नहीं करेगी, यहाँ पर भी आपको कैटलिस्ट की नीड है। निकल एज अ कैटलिस्ट आप यूज़ करेंगे और टेम्परेचर आपको 300 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ेगा उसके नतीजे में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा और इथेन बन जाएगा, CH3-CH3, ये बन गया इथेन। फ़र्क देख लीजिएगा, इसमें E है उसमें A है, ये दोनों गैसेस हैं, इथीन भी गैस है और इथेन भी गैस है। फ़र्क सिर्फ यहाँ पर यह है कि इथीन गैस के अंदर डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रहा होगा, कोवलेंट बॉन्ड, और इथेन गैस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आखिरी केमिकल इक्वेशन देखें ज़रा क्या बता रही है। एडिबल ऑयल्स, खाने वाला ऑयल जो है, एडिबल ऑयल्स, ये पकवान ऑयल जिसको कहते हैं ये, ठीक है, अनसैचुरेटेड, इसको ज़रा समझिएगा, थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। अनसैचुरेटेड एडिबल ऑयल, अनसैचुरेटेड लिक्विड है ये, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन का किरदार इसके साथ देख लीजिए कि हाइड्रोजन एडिबल ऑयल से जो है वो घी, जिसको वेजिटेबल घी कहते हैं, वेजिटेबल घी, ये क्या है, सैचुरेटेड है और सॉलिड है। तो ये घी जो हम इस्तेमाल करते हैं, अगर घी किसी बच्चे से पूछेंगे घी जो है वो लिक्विड होता है या सॉलिड होता है, वो बोलेंगे घी जो है वो सॉलिड होता है। रूम टेम्परेचर मतलब घी को अगर आप बाहर रख दें तो वो सॉलिड ही रहेगा, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा गर्मी है तो हल्का फुल्का सा मेल्ट हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल घी जो है वो सॉलिड रहेगा। ऑयल जो है, एग्जैक्ट ऑयल जो है वो लिक्विड रहेगा। ऑयल को आप उठा के फ्रिज में भी रख देंगे ना, एग्जैक्ट ऑयल जो होगा वो सॉलिड नहीं होगा। यही फ़र्क है इसके अंदर, समझ आ गई बात। वजह क्या चीज़ है, ये एडिबल ऑयल जो है, खाने वाला ऑयल जो है, पकवान ऑयल जो है, इसके साथ हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट कराया जाता है।
तब जाके ये वेजिटेबल घी बनता है। पहले ज़मानों के अंदर जो है ये इस वेजिटेबल घी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये एडिबल ऑयल होता था, प्योर होता था और बड़ा अच्छा होता था। आज भी अगर मिलता है प्योर तो बड़ा महंगा मिलता है ये, ठीक है। तो इसी के साथ अगर जो है वो आप हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट कराते हैं तो फिर वेजिटेबल घी बन जाता है। वो सैचुरेटेड है, सॉलिड है, और ये जो है वो लिक्विड है। तो ऑयल से घी बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको हाइड्रोजन गैस की ज़रूरत है और एक निकल कैटलिस्ट की ज़रूरत है, और हाई टेम्परेचर यहाँ पर आपको चाहिए। अगला जो है 2 रिएक्शंस रह गए हैं, रिएक्शंस विद मेटल्स और रिएक्शंस विद नॉन मेटल्स। इंशाल्लाह वक्त मिलेगा तो ये भी साथ साथ बना दूंगा, परेशान मत हो, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।